नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। मेरा नाम है परीक्षित उनियाल और आज हम बात करेंगे गुट निरपेक्षता की यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट की। नाम इसको हम लोग शॉर्ट किया और सक्रिय रहकर विश्व राजनीति में अपने स्थान को बरकरार रखा। तो दोस्तों ये थी इसकी भूमिका, थोड़ी बड़ी हो गई लेकिन बहुत ज़रूरी थी जाननी गुट निरपेक्षता को। अब धीरे धीरे इसके बीच में हम जानेंगे कि कैसे कैसे इन सब चीज़ों का जो है गुट निरपेक्षता की नीति का पालन हुआ भारत में, कैसे कैसे इन चीज़ों का गुट निरपेक्षता का लाभ हुआ कि हानि हुई, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, जैसे अब ये शुरू करते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम नॉन अलाइनमेंट की एक छोटी सी अभिप्राय मीनिंग मैंने बिल्कुल 4 पॉइंट्स में आपके सामने रखी है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो बिल्कुल इजी वे में है, याद कर लीजिएगा एकदम की वर्ड में। इसको कहा जाता है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड कौन थे, सेकंड वर्ल्ड कौन थे। गुट निरपेक्ष राष्ट्र जो थे इनको थर्ड वर्ल्ड नेशंस कहा जाता है, यानी तृतीय विश्व के देश। ये लगभग विकासशील और गरीब राष्ट्रों के देश थे, नए नए स्वतंत्र हुए राष्ट्रों का समूह था। तो इसका अभिप्राय यही है, गुट निरपेक्षता तीसरी दुनिया की सामूहिक आवाज़ है, विश्व को लोकतांत्रिक बनाने की साझी मांग है, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व रंगभेद की नीति को समाप्त करने का सामूहिक आंदोलन है, विश्व में नवीन अंतर्राष्ट्रीय राज व्यवस्था के निर्माण की मांग है, जिसमें संप्रभुता, स्वतंत्रता और राज्यों के मध्य समानता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन किया जाएगा। अब दोस्तों इसको समझ लीजिए। पहला पॉइंट इजी है, तीसरी दुनिया सामूहिक आवाज़ को गुट निरपेक्षता कहा जाता है। विश्व को लोकतांत्रिक बनाने की साझी मांग है। गुट निरपेक्षता की पहली शर्त यही थी कि यहाँ पर जितने राष्ट्र सम्मिलित हुए उनमें अधिकांश राष्ट्रों के अंदर जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार थी। लोकतांत्रिक और जिसे हम जानते हैं डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, जनता की निर्वाचित सरकार जहाँ पर है, जनता के हितों के लिए, विकास के लिए जो काम करती है, तो उसके लिए ये गुट निरपेक्षता मांग करता है कि विश्व भर में लोकतंत्र की स्थापना हो। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेद की नीति को समाप्त करने का सामूहिक आंदोलन। दोस्तों इस बात को याद रखिए कि गुट निरपेक्षता के अंतर्गत जितने राष्ट्र इसमें थे, चाहे वो इंडिया के अलावा घाना था, मिस्र था, इंडोनेशिया था, ये सारे के सारे देश भी एक प्रकार से साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद के, आप साउथ अफ्रीका को जानते ही हैं, है ना। तो इन सब नीतियों से बिल्कुल यूरोपियन कंट्रीज़ के इन सब जैसा कह सकते हैं दास्ता को उन्होंने झेला था, साम्राज्यवाद को, उपनिवेशवाद को, उन अपने शोषण को उन्होंने सहा था। उससे आज़ादी की ये लोग मांग करते रहे, उसका एक सामूहिक आंदोलन गुटिया रहकर विश्व राजनीति में अपने स्थान को बरकरार रखा। तो दोस्तों ये थी इसकी भूमिका, थोड़ी बड़ी हो गई लेकिन बहुत ज़रूरी थी जाननी गुट निरपेक्षता को। अब धीरे धीरे इसके बीच में हम जानेंगे कि कैसे कैसे इन सब चीज़ों का जो है गुट निरपेक्षता की नीति का पालन हुआ भारत में, कैसे कैसे इन चीज़ों का गुट निरपेक्षता का लाभ हुआ कि हानि हुई, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, जैसे अब ये शुरू करते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम नॉन अलाइनमेंट की एक छोटी सी अभिप्राय मीनिंग मैंने बिल्कुल 4 पॉइंट्स में आपके सामने रखी है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो बिल्कुल इजी वे में है, याद कर लीजिएगा एकदम की वर्ड में। इसको कहा जाता है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड कौन थे, सेकंड वर्ल्ड कौन थे। गुट निरपेक्ष राष्ट्र जो थे इनको थर्ड वर्ल्ड नेशंस कहा जाता है, यानी तृतीय विश्व के देश। ये लगभग विकासशील और गरीब राष्ट्रों के देश थे, नए नए स्वतंत्र हुए राष्ट्रों का समूह था। तो इसका अभिप्राय यही है, गुट निरपेक्षता तीसरी दुनिया की सामूहिक आवाज़ है, विश्व को लोकतांत्रिक बनाने की साझी मांग है, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व रंगभेद की नीति को समाप्त करने का सामूहिक आंदोलन है, विश्व में नवीन अंतर्राष्ट्रीय राज व्यवस्था के निर्माण की मांग है, जिसमें संप्रभुता, स्वतंत्रता और राज्यों के मध्य समानता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन किया जाएगा। अब दोस्तों इसको समझ लीजिए। पहला पॉइंट इजी है, तीसरी दुनिया सामूहिक आवाज़ को गुट निरपेक्षता कहा जाता है। विश्व को लोकतांत्रिक बनाने की साझी मांग है। गुट निरपेक्षता की पहली शर्त यही थी कि यहाँ पर जितने राष्ट्र सम्मिलित हुए उनमें अधिकांश राष्ट्रों के अंदर जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार थी। लोकतांत्रिक और जिसे हम जानते हैं डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, जनता की निर्वाचित सरकार जहाँ पर है, जनता के हितों के लिए, विकास के लिए जो काम करती है, तो उसके लिए ये गुट निरपेक्षता मांग करता है कि विश्व भर में लोकतंत्र की स्थापना हो। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेद की नीति को समाप्त करने का सामूहिक आंदोलन। दोस्तों इस बात को याद रखिए कि गुट निरपेक्षता के अंतर्गत जितने राष्ट्र इसमें थे, चाहे वो इंडिया के अलावा घाना था, मिस्र था, इंडोनेशिया था,
ये सारे के सारे देश भी एक प्रकार से साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंग भेद के, आप साउथ अफ्रीका को जानते ही हैं, है ना? तो इन सब नीतियों से बिल्कुल यूरोपियन कंट्रीज़ के इन सब जैसा कह सकते हैं दास्ता को उन्होंने झेला था, साम्राज्यवाद को, उपनिवेशवाद को, उन अपने शोषण को उन्होंने सहा था। उससे आज़ादी की ये लोग मांग करते रहे। उसका एक सामूहिक आंदोलन गुट निरपेक्षता है, इसकी एक आवाज़ थी जो दुनिया भर में सुनी जाने लगी थी। और एक नई अंतर्राष्ट्रीय राज व्यवस्था के निर्माण की ये लोग मांग करते थे। नई अंतर्राष्ट्रीय राज व्यवस्था से मतलब ये है कि यूएसए के जो पूंजीवादी राष्ट्र थे वो अपने अनुसार आर्थिक नीतियों को विश्व स्तर पर थोप रहे थे, है ना? और यहीं यूएसएसआर के देश भी अपने स्तर पर अपनी नीतियों को थोप रहे थे। दुनिया भर में जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन थे, लाइक वर्ल्ड बैंक था, आईएमएफ था, यूएन था, इनमें अमेरिका के नेतृत्व वाले देशों की ही क्या थी, ज़्यादा ताकत थी, ज़्यादा पकड़ थी। इस वहाँ पर इन छोटे-छोटे देशों की माँगों को कौन सुनता? तो इन्होंने सामूहिकता के साथ अपनी आवाज़ को उठाया। ये गुटनिरपेक्षता की एक बहुत अहम, जिसे कह सकते हैं उपलब्धि कहा जा सकता है। अब आगे जब हम बात करते हैं तो विगत 300 वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा अशक्त राष्ट्रों पर विभिन्न प्रकार से प्रभुत्व स्थापित किया गया, जिसे कभी पैक्स ब्रिटानिका, पैक्स अमेरिकाना तथा कभी पैक्स सोवेंटिका के आधार पर संचालित किया गया। पैक्स ब्रिटानिका मतलब काफ़ी कई बार ब्रिटेन ने आधिपत्य जमाया, कभी पैक्स अमेरिकाना यानी अमेरिका ने आधिपत्य जमाया, कभी पैक्स सोवेंटिका यानी सोवियत संघ ने आधिपत्य जमाया, इस तरह की चीज़ें। गुटनिरपेक्षता विश्व के प्रत्येक मुद्दों पर उसके गुण और अवगुण के आधार पर सक्रिय सहभागिता है। यह तटस्थता और अलगाववाद से भिन्न है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, अलगाववाद नहीं है गुटनिरपेक्षता। अगला है, इस आंदोलन का उद्देश्य विश्व राजनीति को शक्ति संतुलन के बजाय न्याय और समता के आधार पर निर्मित करना था। तो एक नया टर्म यहाँ पर है शक्ति संतुलन, इसके भी एक वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, परंतु एक बात को ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, ये गुटनिरपेक्षता का जो आंदोलन है वो न्याय और समता के आधार पर यानी जस्टिस और इक्वालिटी के बेसिस पर निर्मित करने की मांग करता था। क्योंकि शक्ति संतुलन में तो वही चलेगा ना जिसके पास शक्ति होगी, और ये तो नए नए उदित राष्ट्र थे, ये तो अभी अपने विकास को कर रहे थे, अभी शक्तिहीन थे, तो इसीलिए ये इसकी मांग को कर रहे थे। आगे बात करते हैं दोस्तों कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन, पहले मैं आपको बता दूं 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन, काहिरा और 1964 और लुसाका 1970 में जो सम्मेलन हुए वो इसके प्रारंभिक चरण थे, जिसकी स्थापना बेसिकली मैंने आपको बताया कि युगोस्लाविया, आज का सर्बिया जो है, उसकी बेलग्रेड जो राजधानी थी 1961 में, वहाँ से गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ। तो इसमें इन्होंने क्या क्या मांगे कि ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको पॉइंटर में दिया है। आप देख सकते हैं कि प्रथम चरण में इन्होंने मांग की साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया, इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म जिसको हम कहते हैं। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका से रंग भेद नीति की समाप्ति की मांग की, फिलिस्तीन राज्य की स्थापना की मांग की, निशस्त्रीकरण डिसमार्मामेंट की बात करी, क्योंकि दुनिया के जो शक्तियाँ थी, महाशक्तियाँ थी, यूएन की जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट मेंबर्स थे, वो लगातार जो है एटॉमिक पावर को बढ़ा रहे थे, न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ा रहे थे, है ना, बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स बढ़ा रहे थे, तो उसके लिए निशस्त्रीकरण की इन्होंने मांग की। और पांचवा था अफ्रीका महाद्वीप से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की पूर्ण समाप्ति, क्योंकि दोस्तों 1961 के टाइम पीरियड में अफ्रीका महाद्वीप के सारे देश तब भी आज़ाद नहीं हो पाए थे, तो इसलिए ये इनकी पहले चरण की मांगे थी। द्वितीय चरण इनका शुरू होता है, जैसे कि अल्जीरिया सम्मेलन हुआ, अल्जीरिया की कैपिटल 1974 में वहाँ पर सम्मेलन हुआ, यूएनओ में भी इन्होंने अपनी मांग रखी 74 में, और इन्होंने क्या क्या कहा कि तीसरी दुनिया के यानी थर्ड वर्ल्ड गुटनिरपेक्ष कंट्री जिसको हम कह रहे हैं, तीसरी दुनिया के देशों के ऋण के बोझ को कम करना। अब ये ऋण का बोझ को कम करने का कॉन्सेप्ट ये है कि बड़ी संख्या में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने थर्ड वर्ल्ड नेशंस को लोन्स प्रोवाइड किए थे, उनकी ब्याज दरों के कॉन्सेप्ट में, और तीव्र उनसे लोन वापसी के लिए जब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दबाव बनाते थे तो इन कंट्रीज़ पर काफ़ी प्रेशर्स था। तो ये कंट्रीज़ का कहना था कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ हमें जो लोन दे रहे हैं वो पैसा अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ का है भी, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ आज जो डेवलप हुई हैं वो हमारे ही शोषण से हुई हैं। तो आज हमारा विकास होना ज़रूरी है, तो हमें अगर आप पैसा दे भी रहे हो तो ये जो ऋण आपने दिया है तो हम पे ऐसा नहीं किया है। तो ये मांग करने के लिए एक बहुत प्रखर आवाज़ गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनकर उभरा।
और दूसरा था विकासशील देशों का उनके प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व स्वीकार करना। दोस्तों ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि दुनिया के देश आज़ाद तो कर दे रहे थे इनको, लेकिन उसके बाद फिर उनकी प्राइवेट कंपनीज एमएनसीज जो इन कंट्रीज़ पर आकर इनके नेचुरल रिसोर्सेज को दोहन कर देती थी, है ना। इनको फिर भी अपने संसाधनों का लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो इसकी मांग इन्होंने की। तीसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण, वही एमएनसीज पर कंट्रोल। चौथा था ब्रेटन वुड्स आर्थिक प्रणाली में सुधार। तो दोस्तों याद रखिएगा, ब्रेटन वुड्स इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आते हैं। इसी सिस्टम के अंतर्गत आईटीओ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की बात हुई थी, जो हो नहीं पाई थी। और उसके बाद अलग से जो है हमने देखा था गैट स्थापित होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ऑन ट्रेड, जो बाद में जाकर डब्ल्यूटीओ भी बनता है। तो वो ब्रेटन वुड्स आर्थिक प्रणाली में जो आधिपत्य था वही था अमेरिका और यूएसएसआर जैसे देशों का, वैसा यूएसएसआर तो नहीं कहूँगा, अमेरिका के देशों का, फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस का। तो उसमें सुधार की बात इन्होंने की। और पांचवा तकनीकी हस्तांतरण, क्योंकि साइंटिफिक डेवलपमेंट और टेक्निकल डेवलपमेंट इन्हीं अमीर देशों में हुआ, तो अगर वो तकनीक हस्तांतरित नहीं करते हैं तो इन देशों में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा उस तेज़ी के साथ। तो इसीलिए इनकी मांगे ये भी थी कि आप तकनीक का हस्तांतरण भी हमें करिए। तो दोस्तों ये इनकी पहली जो मूल मांगे थी, जिन्होंने अपनी मांगों को रखा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यूएन के सामने, विकसित देशों के सामने। इसको आप लोग जरा ध्यान से एक बार देखिएगा। आगे आते हैं, नेहरू युग के बाद इंदिरा युग तक भारत और यूएस के मध्य संबंध सही नहीं रहे। बिल्कुल सही बात है, भारत यूएस के मध्य आज़ादी के बाद संबंध उतने बेहतर रहे नहीं। हमारा यूएसएसआर की तरफ झुकाव थोड़ा बढ़ गया था, इसमें हम देख सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और पाक के बीच में सैन्य सहयोग बढ़ा। इससे कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिकी दृष्टिकोण आप जानते हैं थोड़ा पाकिस्तान के फेवर में था। आर्थिक सहायता के बदले में अमेरिका अत्यधिक शर्तों को हम पर थोप देता था। भारत सोवियत संघ की बढ़ती मित्रता भी अमेरिका को इससे हमसे दूर कर रही थी। 1971 में इंदिरा गांधी के टाइम पर भारत सोवियत मैत्री संधि हो गई। 1974 में भारत ने शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कर दिया। और भारत की केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था, जिसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड प्लान्ड इकोनॉमी, ये भी अमेरिका को ऐसा लगने लगा कि हमारी कैपिटलिज्म से दूर हो रहे हैं और सोशलिज्म यानी सोवियत संघ वाली अर्थव्यवस्था की तरफ भारत मूव कर रहा है। तो 1971 तक हमारे अमेरिका के साथ संबंध उतने बेहतर नहीं थे, और हमारा जो परम मित्र के रूप में काम कर रहा था वो सोवियत संघ ही था, जो आज भी लगभग रूस के साथ हमारे संबंध बेहतर हैं। किसी दिन इस पर भी चर्चा करेंगे, भारत अमेरिका और रूस के बीच, हम त्रिकोण के बीच में हमारे संबंध कैसे रहते हैं। आगे जो इंदिरा गांधी के टाइम पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ, आप देख सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता पर इंदिरा गांधी की नीति अपने पिता पंडित नेहरू के आदर्शवाद के स्थान पर यथार्थवादी थी। अब आदर्शवाद में आप जानते हैं कि हमारा आदर्शवाद क्या था। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा पंडित नेहरू के टाइम पर दिया गया था। हम यथार्थ की बात ना करके हिंदी चीनी भाई भाई की बात करते रहे। अपने सैन्य सुधार नहीं हमने किए, अपनी सेना को हमने बेहतर नहीं बनाया। चीन की हरकतों के बावजूद भी हमने उस पर भरोसा किया, और फाइनली आप जानते हैं 62 में क्या हुआ। भारतीय सेना और भारत का चीन ने क्या हश्र किया, और बहुत किरकिरी दुनिया भर में हमारी हुई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उस कारण से आप जानते हैं कि हमारा परम मित्र रूस, वो भी हमारे साथ नहीं दे पाया, क्योंकि उसने कहा कि चीन में तो साम्यवादी ही, चीन देश साम्यवाद का है, मेरा साथी देश है, मेरी वैचारिक कंट्री है, उसके खिलाफ मैं नहीं जा सकता। और अमेरिका तो हमारे खिलाफ था ही, क्योंकि हम सोवियत संघ के साथ थे पहले से, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो वहाँ पर ये लगा कि गुटनिरपेक्षता की नीति फ्लॉप सी हो रही है, हम किसी के मित्र नहीं हैं, तो कोई हमारे संकट के समय हमारा साथ नहीं दे रहा है। लेकिन इंदिरा गांधी ने यथार्थवादी नीति पर पालन किया। दूसरा पॉइंट है कि इंदिरा गांधी ने गुटनिरपेक्ष विदेश नीति बनाए रखने के बावजूद राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, संप्रभुता पर अधिक बल दिया। तीसरा है क्षेत्रीय व वैश्विक सुरक्षा के परिवर्तित परिवेश में 1971 में भारत यूएसएसआर के मध्य शांति और मित्रता की संधि हुई। इस दशक में इंदिरा गांधी ने अंगोला, मोजाम्बिक में उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन का समर्थन किया। भारत ने फिलिस्तीन मुद्दे पर भी अपना स्पष्ट समर्थन दिया। समाजवादी आर्थिक नीतियों की ओर हमारा व्यापक झुकाव हुआ। आप जानते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 69 में, प्रीवी पर्स की समाप्ति की गई, राजा महाराजाओं की गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तो ये सब समाजवाद की ओर इशारा था। गुटनिरपेक्षता विदेश नीति का अवयव मात्र है, विदेश नीति का पर्याय नहीं है। रूस के साथ संधि को आलोचकों द्वारा गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों के विरुद्ध कहा गया कि गुटनिरपेक्षता में आप गुटों से अलग रहने की बात करते हो, और वहीं दूसरी तरफ आप रूस जैसे समाजवादी राष्ट्र के गुट के साथ जुड़ जाते हो, उसके साथ मैत्री संधि करते हो। तो ऐसा नहीं है। हमने कहा ना कि गुटनिरपेक्षता में हम स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं। तो सोवियत संघ से हमारे जो हित जुड़े थे, उसके कारण हमने सोवियत संघ के साथ ये मैत्री की। परंतु आलोचकों का मानना था कि ये सोवियत संघ के साथ हम उस गुट में शामिल हो रहे हैं जो गुटनिरपेक्षता की नीति का उल्लंघन है। परंतु उन्हें यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता और अखंडता
किसी भी विदेश नीति का मार्मिक हित होता है, जिससे कोई भी राष्ट्र समझौता नहीं कर सकता। अगला है, भारत द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की गई तथा 1976 के कोलंबो सम्मेलन में तीसरी दुनिया के बैंक के निर्माण का प्रस्ताव भी रखा गया। अब बात करते हैं जनता पार्टी की सरकार और उसकी वास्तविक गुटनिरपेक्षता की। तो 1977 ईस्वी में जनता पार्टी सरकार ने वास्तविक गुटनिरपेक्षता का नारा दिया, दोनों महाशक्तियों के साथ समान रूप से मित्रतापूर्ण संबंधों को बनाने का प्रयास किया। वर्ष 1979 में यूएसएसआर द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप जब शुरू हुआ, उसके फलस्वरूप भारत यूएस के मध्य संबंध बनाने का प्रयास भी विफल हो गया। परंतु भारत द्वारा इस हस्तक्षेप पर यूएसएसआर का समर्थन नहीं किया गया। अफगानिस्तान की एकता, अखंडता और संप्रभुता का हमने समर्थन किया। तो आप समझ सकते हैं कि हमने मैत्री संधि की थी, इसका यह मतलब नहीं है कि हम सोवियत संघ के गलत नीतियों का भी हम समर्थन कर देते, और यही स्वतंत्र विदेश नीति थी। अगर हम उसके गुट में शामिल हो जाते तो हम ये नहीं करते, जैसा कि सेकंड वर्ल्ड या सोवियत संघ के गुटों के देशों ने उसका समर्थन किया। तो भारत ने नहीं किया, भारत ने अफगानिस्तान की एकता और संप्रभुता का समर्थन किया। तो इसको समझने की जरूरत है। वर्ष 1983 में गुटनिरपेक्षता पर दिल्ली सम्मेलन हुआ इंदिरा गांधी के टाइम पर। हाल में कुछ सम्मेलन हुए गुटनिरपेक्षता में, 2012 में तेहरान में, 2016 में वेनेजुएला में, 19 में एक सम्मेलन हुआ अजरबैजान की राजधानी बाकू में। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि प्रासंगिकता के कॉन्सेप्ट में कि आप जानते हैं कि 1991 का एक समय और आता है, एक इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड और है हमारे सामने। 1991 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसकी भी एक वीडियो बनेगी कि क्यों विघटन हुआ। सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ ने पूंजीवाद की ओर इशारा कर लिया, उसका विघटन हो गया, उसके गुट को समाप्त हो गया, है ना। सोवियत संघ टूटकर रशिया और कुल मिलाकर 15 राष्ट्रों में विभक्त हो गया। तो अब गुट रहा नहीं, है ना। तो जब गुट रहा नहीं, अमेरिका का एकमात्र गुट पूंजीवाद, अब इकलौता तो कोई गुट नहीं होता ना, जब सामने वाला है ही नहीं कोई, तो अब आपका क्या गुट, फिर तो सब एक जैसे हो गए। तो इसीलिए कहा गया कि जब गुट ही नहीं रहे तो गुट निरपेक्षता किस काम की, गुट निरपेक्ष आंदोलन किस काम का। तो क्या 1991 के बाद गुट निरपेक्षता या गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त हो गई? तो दोस्तों याद रखो कि अगर समाप्त हो जाती तो ये जो अभी भी आपने देखे सम्मेलन हो रहे हैं, ये सम्मेलन नहीं होते। गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक इसीलिए है क्योंकि ये आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या गरीब राष्ट्रों की या विकासशील राष्ट्रों की एक सामूहिक आवाज़ है। आज भी हम देखते हैं कि दुनिया के इन देशों की, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की, अभी भी ये राष्ट्र गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, है ना, और अल्प विकास की समस्याओं से जूझ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के दौर में आज भी इनकी बड़ी समस्याएं हैं। विकसित राष्ट्र इनका आज भी उतना ही शोषण कर रहे हैं। तो इसीलिए आज भी अपनी सामूहिक मांग को, विकासशील राष्ट्रों की मांग को रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। ये तब तक प्रासंगिक रहेगा जब तक तृतीय विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो जाता, वहाँ के नागरिकों का आर्थिक विकास नहीं हो जाता, वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि नहीं हो जाती, इनका शोषण कम नहीं हो जाता, और ये भी विकसित राष्ट्रों के समान अपनी अर्थव्यवस्था और अपने नागरिकों के कल्याण में सक्षम हो जाएंगे। तब तक गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता बनी रहेगी। भारत का इस सेंस में यह है कि भारत, अब आप समझ सकते हैं, यूएसए के साथ भारत की कई सारी संधियां हुई हैं, यूएसएसआर के साथ भी भारत की संधियां हुई है ना। भारत क्वाड का भी आज मेंबर बन चुका है चीन के विरोध में, लेकिन फिर भी भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन को पूरी तरह खारिज नहीं कर सका है, क्योंकि भारत भी कहीं ना कहीं अभी थर्ड वर्ल्ड नेशंस की श्रेणी में ही है, अल्प विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ही है, लेकिन तेजी से उभरता हुआ राष्ट्र है, इसलिए मैनेज कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, संतुलन बना के चल रहा है। तो दोस्तों अंत में यही मैं कहूँगा, याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या विदेश नीति के मामले में कभी भी कोई भी डिप्लोमेसी स्थायी नहीं होती। ये चलने वाली, सतत रूप से चलने वाली व्यवस्था होती है। राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए जो भी सही होता है, सरकार उस प्रकार की विदेश नीति का पालन करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, अगर आपने ध्यानपूर्वक इसे सुना होगा। आपको अगर आपके कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर दीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर कर दें। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में ये वीडियो का यहीं पर मैं एंड करता हूँ। आशा है कि आपको काफ़ी जानकारियाँ मिली होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।